बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से एक अहम फ़ैसला आया है। काफ़ी हैरान कुन है। ये बलूचिस्तान से एक जो है वो हल्का था, उसके इलेक्शन मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, उसका तहरीरी फ़ैसला आया है। तहरीरी फ़ैसला आपके सामने रखेंगे कि इस तहरीरी फ़ैसले में जो एक प्रेसिडेंट बनाई गई है, यकीनी तौर पर उसके असरात बड़े गहरे होंगे। ख़ास तौर पर फॉर्म 45 और 47 जो है वो गैर मौसर हो जाते हैं। ये चीफ जस्टिस ने जो है वो इसमें ऑब्जर्वेशन जो दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उमूमी तौर पर जो केस टू केस होता है मामला वो देखा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की किसी भी मामले में, किसी भी फैसले में जो ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है वो ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ जो केसेस हैं, जो लोअर कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के, वहाँ पे इस्तेमाल भी होती है। तो इस पे बात करेंगे तफसील के साथ कि कैसे फॉर्म 45 और 47 वाला जो मामला था उस पे कारी जो है वो ज़रब बज़ाहिर जो है वो लगी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो आइनी तरामीम है, हुकूमत वक़्त बड़ी तैयारी कर रही थी और कर रही है, और अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुकूमत ये कहती है कि वो आइनी तरमीम लाएंगे। प्लान बी क्या हो सकता है, मुतवक्को तौर पर हुकूमत की क्या तैयारी है, क्या करने जा रहे हैं, क्या 25 अक्टूबर या 15 अक्टूबर ये जो डेडलाइन बताई जा रही है उससे पहले कुछ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान के दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना 2 केस। इन दोनों केसेस में हाई कोर्ट और जो स्पेशल कोर्ट है FIA की, उसमें और स्पेशल कोर्ट नैब की, वहाँ पे क्या चल रहा है उस पे हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है। उस फैसले को पहले मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर उस पर बात करेंगे कि उस फैसले में मसला क्या है, कहाँ पे इशू है, क्या मसला क्या है और उसके असरात क्या होंगे। ये PP 14 नसीराबाद जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली का ये मामला था, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस हवाले से जो तहरीरी फ़ैसला है, 4 सफ़हात का तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी किया है। इसमें अदालत ये लिखती है कि इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़ा में बुनियादी शवाहिद होते हैं। मतलब जो बैलेट पेपर हैं उसमें वही जो है वो समझे जाएंगे। मतलब इससे तासुर आगे चलकर आपको पता चलेगा कि फॉर्म 45 जो PTI के और मुख्तलिफ लोग जो है वो इस्लामाबाद से लेकर पंजाब में लिए फिरते हैं, और उनको 8 फरवरी शाम को ये फॉर्म 45 जो मिले थे, उनके हवाले से चीफ जस्टिस जो है वो डिफरेंट जो है वो बात कर रहे हैं। और आगे चलकर अदालत ये लिखती है कि दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी हुई होने का केस नहीं है। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद प्रिजाइडिंग अफसर पर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करना होता है। रिटर्निंग अफसर प्रिजाइडिंग अफसर के भेजे गए तमाम फॉर्म 45 के वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। फॉर्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग अफसर नतीजा इलेक्शन कमीशन को भेजता है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जो बैलेट पेपर्स हैं, वो जो डब्बों में बैलेट पेपर्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आगे बात करते हैं इस पर। जब इंतखाबी थैले खोल कर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का आर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वर किया जाता है। ये कहा है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने अहम जजमेंट में। ये बलूचिस्तान का एक केस था, उसमें ये जजमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ने दी है। इसका पैराग्राफ नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि फॉर्म 45 और 47 तब तक हैं जब तक उनको डिटरमिन नहीं किया जाता और जब तक कि उसमें दोबारा गिनती जो है वो नहीं हो जाती। तो अब इस पे बात करते हैं, इसके असरात क्या हैं। 2-3 एंगल्स पे मैं बात करूँगा। नंबर 1, 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं और 8 फरवरी 5 बजे तक इलेक्शन का टाइम था। 5 बजे जब पोलिंग ख़त्म हुई तो हर पोलिंग स्टेशन पे अगर एवरेज टाइम लगाया जाए और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा टाइम भी दिया जाए, तो हमारे देहातों में तो 5 बजे पोलिंग ख़त्म हुई है तो 9 बजे
तक जो है वो एंड टाइम 9 बजे आ जाता है रिजल्ट, मतलब 8 बजे भी, 7:30, 8, 9 बजे तक आ जाता है। अगर बहुत ही आप उसमें करें तो रात 11 बजे तक जो है वो रिजल्ट आ जाता है। और जो किसी भी पोलिंग स्टेशन में जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो उस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद तमाम उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनकी मौजूदगी में सारे वो बैलेट पेपर्स गिने जाते हैं। उन बैलेट पेपर्स को देखा जाता है कि उनमें से कितने वोट खराब हुए हैं और कितने वोट दुरुस्त हैं, और उनकी गिनती की जाती है तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में। गिनती करने के बाद उन एक जो है वो फॉर्म 45 बनाया जाता है जिसमें तमाम उम्मीदवारों के वोट लिखे जाते हैं। उस पर तमाम पोलिंग स्टेशंस जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके दस्तखत होते हैं, और पोलिंग जो प्रिजाइडिंग अफसर है नीचे अपने दस्तखत करता है तमाम की मौजूदगी में, और एक एक कापी तमाम पोलिंग एजेंट्स को वो कापी जो है वो दे देता है। तो ये एक बड़ा इनिशियल प्रोसेस है जो 8 फरवरी को शाम आप 5 बजे से रात 11 बजे के दरमियान जो हुआ, ये बड़ा इनिशियल प्रोसेस है। और इस इनिशियल प्रोसेस में बहुत कम मार्जिन होता है कि उसमें आप ये कहें कि फॉर एग्जांपल एक पोलिंग स्टेशन पे 2500 वोट जो है वो पड़ा है, और एक जो है वो उम्मीदवार उसका वोट है तकरीबन 800, दूसरे का उम्मीदवार का वोट जो है वो 600 है। तो इसमें मामला ये है कि या अगर एक का 1000 है दूसरे का 600 है तो बाकी उम्मीदवारों के बहुत कम वोट हैं। तो ये नहीं हो सकता कि उसके जो 1000 वोट हैं उनमें से अचानक 600 वोट जो है वो उसके जो है वो खराब हो जाए, उसके वोट जो है वो डबल स्टैंप हो जाए और उसके वोट को जो है वो बाद में कहें कि वो काउंट ही नहीं करते। मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन में इसलिए आपको समझा रहा हूं कि पूरा आपको प्रोसीजर समझ आ जाए। तो उस पोलिंग स्टेशन में ये तो हो सकता है कि एक बंदे का 1000 वोट था, दूसरे का 600 का था, तो उस 1000 में से 20, 10, 15, 20 वोट जो है वो खराब निकल आए, वो काउंटिंग में वो हो सकता है नजरअंदाज हो गए हों। 10, 15, 20 तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसका जो है वो 400 वोट जो है वो खराब निकल आए, जो जीता हुआ है उसका 400 वोट ही खराब निकल आए, ये नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे ये हुआ है। ये इस पंजाब के हलके हैं, 3-4 हलके हैं जहां पे मतलब जो लीड में जीते हुए पीटीआई के उम्मीदवार थे, बाद में जब उनके वो डब्बे खोले गए जिनकी बैलेट पेपर्स की बात चीफ जस्टिस काजी फाइसा कर रहे हैं, उन डब्बों को खोला गया तो उसमें फिर क्या था, उसमें जो 10, 12, 15 हजार वोट जी खराब निकल आए हैं। चले जी, मतलब 6000 वोट खराब निकल आए हैं। ये कैसे हो सकता है नाजरीन? ये चीज समझने वाली है। और इसको चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे हैं कि वो जो फॉर्म 45 लिए फिरते हैं ना, वो शुएब शाहीन, अली बुखारी या आमिर मुगल, जो इस्लामाबाद के तीनों हलकों पिंडी वालों तो हमने खुद विटनेस किया है। हमारे जो सहाफ़ी थे उस दिन 8 फरवरी को ग्राउंड पे मौजूद थे, तो वो फॉर्म 45 लिए भरते हैं। अब फॉर्म 45 मतलब ये है कि एक इतना बड़ा मार्जिन है, 30, 35 हजार, और वो मार्जिन ही निकल गया है। अब फॉर्म 45 की वक़्त नहीं है, वो जो डब्बे भरे हुए हैं। अब डब्बों में क्या है मामला, मैं बताता हूं आपको। इस मामले में खुद इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्रीक है। इलेक्शन कमीशन ने फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के एक हलके में एक जो उम्मीदवार था उसके फॉर एग्जांपल 80,000 वोट थे। इस्लामाबाद के एक हलके के 80,000 अगर वोट थे तो वो फॉर्म 45 लिए फिरते हैं कि हमारे जो है वो हम जीते हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो 30,000 का मार्जिन देके दूसरा बंदा जो है जीता हुआ है। अब इस मामले में होगा क्या, इस मामले में कैसे डिटरमिन होगा? एक बंदा जो है वो अब जो शुएब शाहीन है वो फॉर्म 45 लिए फिरता है, आबिर मुगल फॉर्म 45 लिए फिरता है, अली बुखारी, में इस्लामाबाद की मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। हर जगहों पर ये मामला है। और ये मार्जिन जो है वो उनके पास जो फॉर्म 45 है उनमें मार्जिन 20-30 हजार का मार्जिन है, वो जीते हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है MNAs जो है वो दूसरों को बनाया गया है। तो इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी है, फ्रीक है। अगर इलेक्शन कमीशन की ये नेग्लिजेंस, ये नाअहली साबित हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट होती है। तो आप सारा कुछ इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे हैं कि आप जो जैसा करें, मतलब वो मामला जो है वो कर लें। हैरान कौन है कि फॉर्म 45 वाला जो मामला है, जिस तरह मेरा ख्याल है उस पर ऑब्जर्वेशन देने की जरूरत नहीं थी कि लोग या तो मतलब रियलिटी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्म 45 जो है वो उस इलेक्शन वाले दिन निकलता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जो आप मतलब करेंगे, अब चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने यह भी कहा कि उनके सामने ये केस नहीं है कि वो जो सीलें हैं वो डब्बे की टूटी हुई हैं।
ठीक है, सीलें टूटी हुई हैं। मसला ये है कि मसला वही है ना कि फिर जब इलेक्शन कमीशन खुद फ्रीक है तो उससे आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं कि मतलब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वही इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन वाले दिन वो फॉर्म 45 दिए, जिसमें एक बंदे के पास पूरा एक वो फ्रांसिक आप करवा लें, वो अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर तो मामला और होगा, लेकिन वो फ्रांसिक में भी वो ठीक आते हैं, वो इलेक्शन कमीशन वो जो फॉर्म 45 भी ठीक नजर आते हैं, तो कैसा इतना बड़ा गैप हो सकता है वोटों में। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल हैरान कौन फैसला है, और बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन पिटीशन जो है वो पूरे मुल्क में पेंडिंग है, पंजाब में खास तौर पर इस्लामाबाद में पेंडिंग है और बहुत बड़ा एक बहरान है, 8 फरवरी इलेक्शन पर बहुत बड़ा सवाल है और वो सवालात काफी जो है वो जेन्युइन भी नजर आते हैं। पिंडी डिवीजन पूरे में बड़े जो है वो जितने हल्के हैं उनमें बड़े सवालात हैं, इलेक्शन पिटीशन जो है वो पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस किस्म की ऑब्जर्वेशन अगर ना आती तो ज्यादा बेहतर होता कि आपने डायरेक्टली फॉर्म 45 और 47 को डस्टबिन में डाल दिया कि वो तो है ही नहीं है जनाब, कि आप जो है वो, क्योंकि हमारे सामने ये केस नहीं है कि मतलब ठीक है केस, आप केस तो देखते कि ये केस जो है इस केस में वो सीलें टूटी हुई वाला मामला नहीं है, तो वो जो बैलेट है वो जो डब्बे में है वही काउंट होगा, वही हम उसको देखेंगे, उसके उससे जो है बियॉन्ड जो है वो नहीं देख सकते। तो बहरहाल ये अगर ऑब्जर्वेशन ना आती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इसके असरात बड़े गहरे होने हैं। अब जहां पे भी इलेक्शन पिटीशन जाएंगी वहां इनको सबूत के तरफ पेश किया जाएगा, ये ले जी इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनके हवाले से भी देखें वो इल्जामात हो गए, हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि कोई ऐसा सबूत प्रूफ चीज नहीं है, लेकिन जो कमिश्नर रावलपिंडी है उन्होंने इतनी खौफनाक बात की थी, उनको सिर्फ हवा में उड़ा देना और वो आज तक पता ही नहीं चला कमिश्नर रावलपिंडी है कहां पे। तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा को उस वाले से भी बेहतर होता कि वो इलेक्शन पिटीशन जब इस किस्म का इल्जाम एक जो है वो थर्ड पर्सन ने, कमिश्नर रावलपिंडी ने, जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो देखता है, जिसके अंडर लोग थे, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए, उसने ये इल्जाम लगाया था, तो बेहतर होता कि वो इस किस्म की पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन भी ना सुनते। लेकिन बहरहाल ये चीजें चल रही हैं और चल रही हैं। बढ़ते हैं आगे दूसरे हमारे टॉपिक की तरफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत जो एक प्लान बी है वो आपको मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, 63A है, वो नज़रसानी की दरखास्त है जो सुप्रीम कोर्ट में 30 सितंबर को जिस पर समाअत होने जा रही है, और हुकूमत जो है वो नज़र लगाए रखी है, लगाए हुए है कि 63A में उनकी नज़रसानी की दरखास्त मंजूर हो जाए और जो फ्लोर क्लासिंग का रास्ता खुल जाए। अंदाज़ा लगाएं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आईनी तरमीम के लिए, फ्लोर क्रॉसिंग के लिए, फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुले और वो आईनी तरमीम लाएं। अंदाजा लगा ले कि ये मतलब लोटा क्रेसी और इस किस्म की चीजें जो है वो हमारी जमहूरियत को मजीद नुकसान दर नुकसान देगी। मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त मुनीब अख्तर उनका ये फैसला था, उनका जो बेंच था उसका ये फैसला था, और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसको नजरसानी करने जा रहा है। फ्लोर क्रॉसिंग का अगर ये मंजूर होती हैं तो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुलेगा, और यही प्लान बी है। अगर मौलाना उनके साथ फुल फ्लेज नहीं आते तो ये प्लान बी है कि फ्लोर क्रॉसिंग, और उसके बाद जो है मामला, क्योंकि बिलावल भुट्टो खुद जरदारी कह चुके हैं कि ठीक है 63A में आप क्यों अदालतें जो है क्यों करती हैं, हम जो है वो देखें, हम जो है वो पार्लियामान है, हमें देखना चाहिए। तो अब वो फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला जो है वो 30 सितंबर को वो देखना है कि वो बेंच जो है वो केस कैसे आगे बढ़ता है, क्या होता है उसमें। इसके अलावा इमरान खान साहब के 2 केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस, आज उसकी समाअत है। उसमें जो बुशरा बीबी के वकील हैं मोहम्मद उस्मान गिल, वो उस पर आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, और जो इमरान खान के वकील हैं वो इस पर दलाइल जो है वो दे चुके हैं। और इसके अलावा आज जो समाअत हो रही है उसमें उस्मान गिल जो अपने आर्गूमेंट्स हैं, बल्कि जो उनका जरा है वो तफ्तीशी अफसर पर वो जरा जो है वो आज भी जारी रखेंगे। इससे कबल भी गुज़श्ता समाअत पे जरा नहीं हो सकी थी, और आज जो है वो जरा जारी रखेंगे। लेकिन इसी के साथ 26 सितंबर को अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान बरीयत की दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर रखे हैं, और बरीयत की दरखास्त पर जो है वो कल उस पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे, और अदालत जो है वो उस पर जो बरीयत होनी है या नहीं होनी, 190 मिलियन पाउंड केस में जब नैब की तरमीम आ चुकी है, फील्ड में बहाल हो चुकी हैं, तो ये देखना है, अदालत ने डिटरमिन करना है। और दूसरा जो केस है तोशा खाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल के पास है, उसमें भी 26 की तारीख रखी गई है। उसमें भी इमरान खान के वकला का ये कहना है कि पहले जमानत की दरखास्त पर फैसला करें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि 5 रोज में जुडिशियल पॉलिसी के तहत आपने फैसला करना है। लेकिन 26 सितंबर के लिए अदालत ने वो तारीख रखी है। वो देखते हैं कि वो केस अब दोनों जो है वो केसेस किस समझ जाते हैं। जो अपडेट्स होगी वो साथ साथ आपको देते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।